हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 ईयर प्लान्स के बारे में, जिसे हम लोग प्लानिंग कमीशन भी कहते हैं और जिसका नाम 2015 में बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। तो आज सारे 12 5 ईयर प्लान्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे नीति आयोग कैसा नाम पड़ा इसका, क्या क्या चेंजेस हुए, और इसके बारे में फुल फ्लेजेड एक लॉन्ग लेक्चर होने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5 ईयर प्लान्स हर गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है अपने टेन्योर में, और इसका टारगेट ये होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं हर एक फील्ड में, जो उस कंट्री की उस 5 सालों में इंपॉर्टेंस होती है। अब यहाँ पर ये हमेशा से कंट्रोवर्सी हिस्सा रहा है, क्योंकि हर गवर्नमेंट जो भी सरकार में आती है वो अपने हिसाब से अपने प्लान्स बनाती है, अपने प्रायोरिटी के हिसाब से, जो उनके मैनिफेस्टो में होता है या कई बार जो मैनिफेस्टो में नहीं भी होता है। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन और एजम्पशन होता है वो खासकर विरोधाभास के भी शिकार होते हैं, खासकर जो उनके धुर विरोधी होते हैं, खासकर अपोजिशन या फिर जो उनके नीचे काम करते हैं, गवर्नमेंट के जो नीचे हैं, खासकर स्टेट गवर्नमेंट या कुछ भी। तो ये काफ़ी सेंसिटिव और ऐसा इशू है। तो आज हम लोग कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या प्रायोरिटीज़ कंट्रीज़ की शुरुआत में रही है और उसके अनुसार क्या क्या 5 ईयर प्लान्स बने हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि प्लानिंग जो है इंडिया की मेन पार्ट रही है, खासकर 1951 से जब पहला 5 ईयर प्लान बना। लेकिन इसकी जो थ्योरेटिकल अपब्रिंगिंग थी या थ्योरेटिकल एफर्ट्स थे वो उससे पहले ही बनने चालू हो गए थे, इंडिपेंडेंस के पहले से ही। आपको यहाँ पर एक बात पता होनी चाहिए कि नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा 1938 में ही बना दी गई थी, जहाँ पर बॉम्बे प्लान और गांधीयन प्लान को इम्प्लीमेंट 1944 में किया गया। ये आपको इंपॉर्टेंटली यहाँ पर पता होनी चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ उसे आप नोट करिए। बॉम्बे प्लान और गांधीयन प्लान को 1944 में ही लाया गया। साथ ही साथ पीपल्स प्लान को 1945 में लाया गया, जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ उसके बाद। इसके साथ ही सर्वोदय प्लान को 1950 में लाया गया जयप्रकाश नारायण द्वारा। तो इंडिया की ऑफिशियली पहली जो 5 ईयर प्लान थी वो 1951 में आई, लेकिन उससे पहले इसके थ्योरेटिकल एफर्ट्स, यानी किस फ्रेमवर्क के तहत, या जो बोलते हैं कि आइडिया होना किसी प्लान को लेकर के हम कैसे फ्रेम करें, उसकी हम लोगों ने गणना 1938 में ही की थी और बहुत सारे प्लान्स ऑलरेडी बन चुके थे। अब यहाँ पर जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं वो मेजरली सेंट्रलाइज्ड होते हैं किसी भी नेशनल इकोनॉमी के इंटीग्रिटी पे। खासकर हमारे जो पहले प्लान्स रहे हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ऐसा माना जाता है कि जोसेफ स्टालिन ने पहला 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट किया, जो कि सोवियत यूनियन के लेट 1920s का ही मॉडल था। और ज़्यादातर कम्युनिस्ट स्टेट जो उस समय सत्ता में थे उन्हीं की तरीके से ये बनाया गया था। साथ ही साथ हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ के फ्रेमवर्क को भी कॉपी किया है, और इसके साथ ही हम ये भी मान सकते हैं कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमने दोनों का मिक्सचर भी रखा है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि इंडिपेंडेंस के बाद पहला प्लान जो है वो 1951 में हुआ है, सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस के अंदर, जो कि अल्टीमेटली सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ज़्यादातर चीज़ें महंगी नहीं होती, सस्ती होती है और पब्लिक ओरिएंटेड होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। इसके साथ ही जो फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सेट कर दिया था प्लानिंग कमीशन को मार्च 1950 में, और उसके बाद उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स डिक्लेयर किए, जिनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको बता देता हूँ कि रैपिड राइज उनको करना था लिविंग स्टैंडर्ड में, क्योंकि उस समय हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही ज़्यादा कम थी। इसके साथ ही कंट्रीज़ में रिसोर्सेज का काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हुआ था प्री इंडिपेंडेंस के एरा में, उसे फिर से हमें लाना था। साथ ही साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी लोगों को कि डिफिसिट रिसोर्सेज भी जहाँ है उसके मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे किया जाए, और साथ ही साथ प्रायोरिटी ये भी रखी जाए कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ किया जाए कि वो नेचर को या इन्वायरमेंट को ज़्यादा क्षति ना पहुँचाए। एक और चीज़ जो यहाँ पर निकल कर सामने आई थी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 में बना, और इसके सब्सिक्वेंट 5 ईयर प्लान्स जो है वो 1965 तक चले। लेकिन बीच में एक ब्रेक हुआ, खासकर इंडो पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था दोनों देशों के बीच, उस बीच दोनों देशों में काफ़ी ज़्यादा तनाव के कारण देश में सूखा भी पड़ा था। साथ ही साथ जो हमारी करेंसी थी वो भी काफ़ी डिवेल्युएट की थी। जो करेंसी एक्सचेंज रेट के बारे में आपने सुना होगा कि $1 की कीमत ₹2 होती है, वो काफ़ी डिफिएट की थी। साथ ही साथ एक बहुत ही ज़्यादा डिसरप्ट हुआ था कंट्री में, जिसके कारण 2 साल का ब्रेक रखा गया था, और जिसके कारण क्या हुआ कि N1 प्लान्स जो है वो 3 सालों के रखे गए।
1966 से लेके 1969 तक यहाँ पर कोई प्लान्स नहीं बने, लेकिन फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है वो फिर 1969 में लाया गया। आठवां प्लान जो है वो 1990 में लाया गया, जहाँ पर फास्ट चेंजिंग पॉलिटिकल और इकोनॉमी के अंदर जो चेंजेस आ रहे थे उसको देखकर लाया गया। फिर देखा गया कि 90s में काफ़ी स्थिति बुरी थी गवर्नमेंट की, तो 1990 से लेकर 1991 तक और 1992 तक 2 प्लान रखे गए, एनुअल प्लान्स, और फिर 1992 के बाद इम्प्लीमेंटेशन पर लाया गया प्लान्स। अब यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि 8 प्लान्स जो थे वो मेजरली फोकस करते थे, पहले 8 प्लान्स पब्लिक सेक्टर पे, और उसके बाद जो मैसिव इन्वेस्टमेंट उसमें रही थी वो था बेसिक और हेवी इंडस्ट्रीज़ की। कोई भी इंडस्ट्री एक दिन में नहीं बनती। आज अगर जियो भी मार्केट में आई है तो जियो का फॉर्मूलेशन 2007 से ही चल रहा था। तो किसी भी इंडस्ट्री की जो हम लोग अपर सरफेस पे देखते हैं कि ये रातों रात बन गई, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके पीछे काफ़ी मेहनत लगती है और एक फ्रेमवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर रखती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बनानी पड़ती है। साथ ही साथ एक और चीज़ जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि इसके बाद पब्लिक सेक्टर से एम्फेसाइज हटा के 90s के दौर में प्राइवेट सेक्टर पे किया गया, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। साथ ही हम लोग ये भी जानते हैं गवर्नमेंट कई कामों में डिले भी होती है। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सारे प्लान्स के बारे में, किस मॉडल पे वो बेस्ड है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, कब ये बने, साथ ही साथ कितना उनका सक्सेस रेशियो था, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पहले प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला प्लान जो है वो 1951 में आया और 1956 तक चला, जो कि बेस्ड था हेरोड डोमार मॉडल के तहत। ये मॉडल जो है ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ था, और हमारा जो फोकस था पहले प्लान के अंदर वो एग्रीकल्चर पे था। प्राइस स्टेबिलिटी यानी चीज़ों के दामों को ठहर के रखना, ठहराव एक दामों में, साथ ही साथ पावर पे और ट्रांसपोर्ट पे हमारा फोकस था। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंडिपेंडेंस के बाद किसी भी देश की हालत बहुत ही खस्ता होती है, और भारत की गिनती उन समय बहुत ही ज़्यादा गरीब देशों में होती थी। तो इसलिए रिफ्यूजीज़ को शरण देने के लिए, फूड शॉर्टेज को कम करने के लिए देश के अंदर, और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर है देश का, जो हमेशा से एक बड़ा वर्ग रहा है, उसे बढ़ावा देने की बात कही गई थी। अब यहाँ पर ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट इसलिए हुआ क्योंकि पहले 2 सालों के हमारी जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट थी, जो प्रोडक्शन था, वो काफ़ी अच्छा हुआ। साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे रिफ्यूजीज़ को लेकर, वो भी बहुत अच्छे से हुआ। आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि जो हमारी टारगेट ग्रोथ रेट थी वो 2.1% रखी गई थी, लेकिन हमारी जो एक्चुअल ग्रोथ रेट थी दैट वी हैव अचीव्ड अराउंड 3.6%। मैसिव ग्रोथ। ये आप समझ सकते हैं कि कोई 50 रन के लिए खेल रहा हो और 100 मार के आ गया। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड प्लान के बारे में, जो कि 1956 से लेके 1961 तक पड़ा। अब यहाँ पर ये जो प्लान है इसे हम लोग महालनोबिस प्लान के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जो हेरोड डोमार मॉडल था उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन था। सिंपली यहाँ पर क्या किया जाता था कि इसके ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजी को सेम रखा गया था, लेकिन जो काम करने की इंडस्ट्रीज़ थे उनको और थोड़ा बढ़ाया गया। अब यहाँ पर जो 2 सेक्टर्स में काम चल रहा था, खासकर आपका एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में, उसे बढ़ाकर अब फोकस थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भी रखा गया। और यहाँ पर ह्यूज इंपोर्ट्स किए गए फॉरेन लोन्स के द्वारा। बाहरी देशों से हमने काफ़ी फंडिंग करी यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बसाने के लिए। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी इसी बीच आई थी 1956 में, जहाँ पर सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की बात की गई थी इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर। यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि फॉरेक्स एड जो हमने ली थी, यानी जो फॉरेन एक्सचेंज की एड ली थी बाहरी देशों से, वो देखा गया था। और इसके चक्कर में क्या हुआ था कि ये मॉडरेटली सक्सेसफुल था, क्योंकि जब भी किसी इकोनॉमी के अंदर डेप्ट आता है तो थोड़ी सी वो डिप करती है। इसके साथ ही इसकी जो मेन फोकस थे कि इंडिया में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिले, साथ ही साथ जो हेवी इंडस्ट्रीज़ है खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उन्हें बढ़ावा मिले, और एग्रीकल्चर तो साथ ही साथ चल ही रहा था। ये थोड़ा सा मॉडरेटली सक्सेसफुल इसलिए रहा क्योंकि इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसकी जो टारगेट ग्रोथ रेट थी वो 4.5% थी, जो घट कर 4.3% पे रही, जो माइनर एक बहुत ही कम आंका जा सकता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड प्लान के बारे में। थर्ड प्लान जो है वो 1961 से लेके 1966 तक चली। यहाँ पर सबसे बड़ी बात कही गई थी
हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। आज जिसकी बात सब कोई कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंट इंडिया और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, आत्मनिर्भरता की, उसकी नींव 1956 में ही रख दी गई थी। यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि चूँकि हमारा जो एक्सपीरियंस फर्स्ट 2 प्लान से निकल कर सामने आया वो बेसिकली आया था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे फोकस करने का। साथ ही साथ सेकंड में हमने देखा कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे। इस प्लान के अंदर हमने फोकस किया था अनफोर्सिन जो एग्रेशन था चाइना के द्वारा 1962 में, साथ ही साथ 1965 में जो इंडो पाक की जो लड़ाई हुई थी उसके साथ 65 से लेके 66 तक, 1965 से लेके 66 तक बहुत ही बड़ा अकाल भी पड़ा था देश में। इन कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण हमारा जो डेवलपमेंट का मॉड्यूल था, हमने जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया था, तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म तो था, वहाँ पर हमने ज़्यादा पैसे नहीं डाले थे। प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको बताया था कि अभी रिसेंटली मोदी जी ने लद्दाख में विज़िट किया, तो वहाँ पर हमने मिस्टेक्स भी गिनाई थी कि गवर्नमेंट शुरू से ही उतनी एग्रेसिव नहीं रही है चाइना की ओर। तो डिफेंस पे हमारा फोकस इसलिए था क्योंकि उस वक्त की जो स्थितियाँ थी वो अलग थी। वहाँ पर कंट्री को एक लेवल तक पहुँचना था, खाने पीने की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी, और उस समय जो पर कैपिटा इनकम थी इंडिया की वो बहुत ही कम थी। साथ ही साथ जो लिविंग कंडीशंस थे वो भी बहुत कम थे। तो गवर्नमेंट का फोकस मेनली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना था, ना कि डिफेंस मैकेनिज्म को फोकस करना था। तो गवर्नमेंट ने अपना प्लान इसमें चेंज किया और डिफेंस मैकेनिज्म पे ज़्यादा फोकस किया थर्ड प्लान के अंदर। तो इससे अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो हमारी टारगेट ग्रोथ रेट थी 5.6% की, वो घटकर हो गई 2.8% तक एक्चुअल ग्रोथ रेट रही, जो काफ़ी कम हो गई। अब हम लोग बताने वाले हैं कि 1965 में खासकर जब इंडो पाकिस्तान का वार चला तो अल्टीमेटली हमने प्लान नहीं बनाया और 3 ईयर का एनुअल प्लान बना, जो कि थर्ड प्लान के फेल होने के बाद बना। इसका प्राइमरीली रीज़न ये था कि रुपया जो है, यानी कि इंडियन रुपी जो है, उसकी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डीवैल्यू हो गई। साथ ही साथ भारत के अंदर इन्फ्लेशनरी रिसेशन आ गया, ऐसी कंडीशन जहाँ पर चीज़ों के दाम प्राइसेस बढ़ जाते हैं और वो अफोर्ड नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ जो एनुअल प्लान्स थे उन्हें इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ही ज़्यादा किल्लत थी और फूड शॉर्टेज की बहुत ही ज़्यादा बात हो रही थी। क्योंकि आपको पता है, जैसे मैंने प्रीवियस प्लान में बताया कि 1965 से लेकर 1966 तक ड्राउट था कंट्री के अंदर, भूखमरी थी, अकाल था खाने का। इसके साथ ही नया एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी बनाया गया है कि जो इक्विपमेंट्स एग्रीकल्चर में इससे पहले यूज़ होते थे उसको मॉडर्नाइज कैसे किया जाए, फर्टिलाइज़र का कैसे यूज़ हो, इरिगेशन और पोटेंशियल को जो एग्रीकल्चर के अंदर किया जा सकता है उसे कैसे हम बेहतर कर सके। हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स का निर्माण इसी समय हुआ था। साथ ही साथ जो सॉयल कंजर्वेशन है उसका भी आइडिया यहीं पर आया था। इसके साथ ही फ्रेंड्स एक और चीज़ आपको यहाँ पर समझनी ज़रूरी है कि एनुअल प्लान्स के अंदर इकोनॉमी जो है वो काफ़ी शॉक में थी थर्ड प्लान के अंदर, लेकिन एनुअल प्लान्स के अंदर ये एक पाथवे साबित हुआ कि जब आपको कुछ सूझबूझ नहीं आता समझ में तो आप थोड़ा सा हल्का रास्ता पकड़ के चलते हैं कि जितना दूर तक दिख रहा है वो उतना ही दूर तक चले। तो ये उस तरीके का प्लान था और ये एक पाथवे साबित हुआ आगे के प्लान्स में इंडिया के चलने की। इसके साथ ही जो इंडिया का मेन फोकस अब फिर से शिफ्ट हो गया था और अब इंडिया सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर और हेवी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस नहीं कर रहा था, वो सारे इंडस्ट्रीज़ पे फोकस कर रहा था। डिफेंस मैकेनिज्म को भी उसमें ऐड कर दिया था। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर के सेक्टर थे जहाँ पर फूड की शॉर्टेज हो रही थी उसका भी मेथोडोलॉजी को प्रोडक्शन करने हेतु बहुत ही ज़्यादा चेंज किया गया था। अब हम लोग बात करने वाले हैं फोर्थ प्लान के बारे में। फ्रेंड्स, फोर्थ प्लान जो है दैट इज़ फ्रॉम 1969 टू 1974। यहाँ पर जो है एसेंशियल इक्विपमेंट्स की जो ग्रोथ रेट है और ख़ासकर जो रॉ मटेरियल्स की ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज की गई और ग्रोथ विद स्टेबिलिटी की बात कही गई थी फोर्थ प्लान के अंदर। चूँकि इंडो पाक के वार के अंदर भारत का सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं था उसके बाद कि हम अब डिफेंस मैकेनिज्म को भी बढ़ाएं और साथ ही साथ प्रोग्रेसिव अचीवमेंट भी करें आत्मनिर्भर बन के। क्योंकि रीज़न इसका यही था कि ग्रोथ रेट जो एग्रीकल्चर की थी वो तो हमारी बढ़ रही थी, लेकिन पहले 2 सालों के अंदर
ग्रोथ रेट होने के बाद हमारी जो बाकी जो सेक्टर्स में फोकस था वो काफ़ी कम हो गया था। एक चीज़ मैं वहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि इस प्लान के अंदर लास्ट 3 ईयर्स में, यानी कि 1969 से 1974 में जो लास्ट 3 ईयर रहे, खासकर 1971 से लेकर 1974 तक, जो 71 में वार हुई इंडिया पाक की, बांग्लादेश लिबरेशन के बारे में भी आपने सुना होगा, बांग्लादेशी लिबरेशन वार के बारे में, जिसके बारे में किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो रेफ्यूजीज़ थी उनको लेकर इंडिया की बहुत ही ज़्यादा क्षति हुई और ख़ासकर एक इम्पॉर्टेंट इशू था जियोपॉलिटिकल वे में। साथ ही साथ जो प्लान कंसीडर किया गया था, जो प्लान बनाया गया था फोर्थ प्लान के अंदर, वो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इसके पीछे पॉलिटिकल क्राइसिस भी थी। साथ ही साथ 1974 में एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी कि 1971 में जब इन्फ्लक्स बांग्लादेशी भारत में आए तो वहाँ पर इंडिया की बहुत बड़ी भूमिका थी बांग्लादेश को आज़ाद कराने की, और इस समय जो प्राइस सिचुएशन थी कंट्री के अंदर युद्ध होने पर, वो बढ़ जाती है काफ़ी ज़्यादा। साथ ही साथ जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो टारगेट्स में रखा गया और पॉपुलेशन को तवज्जो दी गई इसी दौर में, ये आपको यहाँ पर समझनी होगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं फिफ्थ प्लान के बारे में, जो कि 1974 से लेकर 1979 तक चली। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 1969 से लेकर 1974 के जो टारगेट ग्रोथ रेट रखी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, वो 5.7% रखी गई थी, जो अल्टीमेटली उसकी एक्चुअल ग्रोथ रेट 3.3% तक रही। फिफ्थ प्लान के बारे में आपको बता दूं कि 1974 से लेकर 1979 तक जो चली, वहाँ पर जो फाइनल ड्राफ्ट रखा गया था वो प्रिपेयर किया गया था डीपी धर के द्वारा, जो कि काफ़ी बड़े इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं उस दौर के। इसके साथ ही बैकड्रॉप जो था इकोनॉमिक क्राइसिस की, उसका मेन फोकस ये था कि हम इन्फ्लेशन से कैसे भागे और ऑयल प्राइसेस को कैसे कंट्रोल में रहे। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट का ट्रेड प्राइसेस को लेकर, होलसेल प्राइसेस को लेकर बहुत ही ज़्यादा जो फेलियर था, उसको भी यहाँ पर टेक ओवर करने की बात कही गई थी। इसके साथ ही जो प्रपोज्ड मेन ऑब्जेक्टिव्स थे गवर्नमेंट के, गरीबी हटाओ और अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस की, उसकी भी यहाँ पर बात की गई थी। तो गवर्नमेंट का मेन फोकस यहाँ पर यह था कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो उनका मेन उद्देश्य था गरीबी हटाने का, साथ ही साथ सेल्फ रिलायंट होने की बात भी कही गई थी। यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट रही हमारे कंट्री की। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी काफ़ी बढ़ी, जो इनकम इनक्वलिटी थी उसे भी काफ़ी प्रभाव मिला और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करी इस दौर के अंदर। साथ ही साथ एक और चीज़ जो आपको समझनी होगी कि इस समय डोमेस्टिक रेट ऑफ सेविंग्स भी बढ़े थे, यानी जो आम आदमी के पास बचत होती है वो काफ़ी बढ़ी थी इस दौर में। इन्फ्लेशन होने के साथ जो हमारे प्लान्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक हुई थी इस प्लान में कि हमने इन्फ्लेशन रेट को ठीक से कैलकुलेट नहीं किया और पब्लिक सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्षति हमें पहुंची इस दौर में। साथ ही साथ 1975 में जो इमरजेंसी हुई थी उसका भी प्रभाव पॉलिटिकली पड़ा इन प्लान्स को इम्प्लीमेंट होने में। साथ ही साथ जो 5 ईयर प्लान रेगुलेट किया गया था बैकग्राउंड में जनता पार्टी के द्वारा 1978 में, जब वो सत्ता में आई तो जो प्लान्स 1974 में बनाए गए थे उन्हें उन्होंने खारिज कर दिया और उसके बाद फिर उन्होंने रोलिंग प्लान ला दिया 1978 से। 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान पड़ा, जो कि 6th एनुअल प्लान होने वाला था, लेकिन जनता गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव लाया और प्लान लाया एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करने का। साथ ही साथ नेहरू मॉडल के फेलियर का भी क्रिटिसाइज़ किया गया। इसी समय ये राइज माना जाता है कंट्री में एक दूसरे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर का। साथ ही साथ जो रोलिंग प्लान उस समय आया गया, वो जो प्लान था वो पॉवर्टी के फेलियर को भी दर्शाता था। इंदिरा गांधी जो हमेशा कहती थी कि हम पॉवर्टी को ठीक करेंगे, तो चूंकि गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया तो ये एक फेलियर साबित हुआ और अल्टीमेटली ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी लाया कंट्री के अंदर। इसके साथ ही ये जो गवर्नमेंट है काफ़ी इंस्टेबल रही, जो 2 सालों तक चली। और इसके साथ ही कांग्रेस गवर्नमेंट जो सत्ता में फिर से 1980 में आई और फिर से उन्होंने डिफरेंट प्लान को लॉन्च करने की बात की, जहां पर जो प्रॉब्लम्स पॉवर्टी के द्वारा फेस की गई थी उन्हें सुधारने की बात कही गई। अब हम लोग बात करेंगे 6th प्लान के बारे में, जो 1980 से लेकर 1985 तक चली। फ्रेंड्स, ये जो प्लान था ये फोकस करती थी नेशनल इनकम पर। नेशनल इनकम में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था भारत की जीडीपी पर, कैसे मॉडर्नाइज किया जाए भारत की टेक्नोलॉजी को, कैसे कंटिन्यूअस डिक्रीज़ किया जाए पॉवर्टी में, पॉवर्टी के रेट को कैसे कम किया जाए। साथ ही साथ काफ़ी ज़रूरी स्किल्स भी लाई गई अनएम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में,
TRYSEM, यानी कि स्कीम्स जो ट्रांसफरिंग स्किल्स की रहती थी। साथ ही साथ RDP का भी इसी समय निर्माण हुआ। इसके साथ स्लैक सीजन एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा मिला, जो कि अल्टीमेटली फोकस करता था स्किल के बारे में। आज एक दौर चल रहा है 2015 से लेकर स्किल इंडिया की, तो ये स्किल इंडिया का भी आइडिया हमें लगता है प्रीवियस गवर्नमेंट से ही लिया गया है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उस समय टारगेट्स जो रखे गए थे, खासकर आपके इस प्लान के अंदर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था मॉडर्नाइजिंग रिसोर्सेज के बारे में, और साथ ही साथ इसकी जो सक्सेसिव सरकारें रही थी, इनस्टेबल होने के कारण काफ़ी ज़्यादा फोकस काम में नहीं किया गया था। इसके साथ कंट्री ने इस दौर में फैमिन कंडीशंस को भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस किया, खासकर 1984 और 85 के बीच, जहाँ पर कई पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, यानी कि बहुत सारे जगहों में लैक ऑफ फूड की वहाँ पर बात हुई। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है वो प्रीवियस आउटपुट से काफ़ी कम रहा। इसका अंदाज़ा आप इसी तरीके से लगा सकते हैं कि जो टारगेट ग्रोथ रेट रखी गई थी दैट वाज 5.2%, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रेट 5.7% रही। लेकिन एग्रीकल्चर आउटपुट कम होने के कारण भारत के जो कृषि क्षेत्र है उसमें काफ़ी प्रभाव आया। 7th प्लान के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि 1985 से 1990 के बीच चली। ये प्लान जो था, इसमें फूड ग्रेन प्रोडक्शन को ही फोकस किया गया, जो कि पिछले सरकार ने अचीव नहीं करी थी। प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर के अंदर हो रहा था उसमें काफ़ी डिप आया था, काफ़ी कमी आई थी, जिसके कारण फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की बात की गई। साथ ही साथ इंक्रीज़ करने की बात कही गई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, और इसी समय प्रोडक्शन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा काम किया गया, खासकर फूडिंग वर्क और प्रोडक्टिविटी में, जो कि इसका नारा था इस प्लान का। और यह प्लान काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। आप इसका अंदाज़ा इसी रेट से लगा सकते हैं कि पहली बार हमारी इकोनॉमी ने 6% की ग्रोथ रेट अचीव करी, जो कि 5% की ग्रोथ रेट हमारी बाकी डिकेड्स में हो रही थी। हमने पहली बार 6% की ग्रोथ रेट अचीव करी। लेकिन 80 की दौर में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ था हमारे पॉपुलेशन बिल पर, जो कि अभी रिसेंटली हमारी सरकारें लाना चाहती है। तो पॉपुलेशन हमेशा से ही इंडिया का एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहा है, और जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो रिसोर्सेज का कम होना जायज़ है। इसके साथ ही जो ग्रोथ रेट बढ़ी, उसके चक्कर में जितने भी वहाँ पर प्लान्स बने वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, क्योंकि कोई भी कंट्रोल या अथॉरिटी बोर्ड नहीं बनाया गया पॉपुलेशन को लेकर। अब हम लोग बात करने वाले हैं 8 प्लान के बारे में। 8 प्लान जो है वो 2 साल का रखा गया। रीज़न जो था वो पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण था सेंटर के अंदर, जिसके कारण 90s में आपने कश्मीरी पंडितों का भी मसला सुना होगा। साथ ही साथ सेंटर में काफ़ी अनस्टेबल सरकारें थी। अब मैं बात करने वाला हूँ 1992 से लेकर 1997 के 8 प्लान के बारे में, जो कि 2 साल पहले आने वाला था, लेकिन 2 साल डिले हो गया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 90s के दौर में एक काफ़ी ज़्यादा रिसेशन आई थी कंट्री में, जिसके कारण इकोनॉमी को खोल दिया गया था, और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो आइडिया है उसकी थीम को भी उस समय लाया गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था कंट्री का वो काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहा था। हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट काफ़ी कम कर रहे थे, जिसके कारण हमारा जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यहाँ तक कि हमारा जो बजट डेफिसिट है वो भी बहुत ज़्यादा कम होने लगा। जितने हमारी लागत नहीं होती थी उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता था। अब यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि फिस्कल पॉलिसीज़ और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो लाए गए थे प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव के द्वारा, जब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके द्वारा ये लाया गया था और ड्रास्टिक पॉलिसी मेजर्स किए गए, जिसके तहत क्या हुआ कि फिस्कल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में लीज देने के कारण बाहरी इन्वेस्टमेंट और बाहरी कंट्रीज़ का जो पैसा वो इंडिया के अंदर आने लगा और रिसेशन से हम लोग बाहर निकल पाए। इसके साथ ही मेन इकोनॉमिक आउटकम जो 8 प्लान के साथ आप मान सकते हैं कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हमने अचीव करी इस दौर में, और यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर है उसका जो शेयर है वो कंसिडरेबली बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो गया और प्राइवेट सेक्टर को हमने बढ़ावा ज़्यादा दे दिया, जिसके कारण जो पब्लिक शेयर रहता था हमारे कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा वो प्राइवेट से घटकर सिर्फ पब्लिक सेक्टर की जो शेयर रेट थी वो 34% रह गई और प्राइवेट का जो शेयर रेट था दैट वाज अराउंड 66%।
इसका आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो इम्प्रूवमेंट हुआ खासकर एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में, जो एग्रीकल्चर से जुड़ी गतिविधियाँ होती है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, साथ में एक हाई ग्रोथ रेट हमने करंट अकाउंट डेफिसिट में भी ग्रोथ रेट हासिल करी। तो ये एक नए युग की भारत की शुरुआत थी। अब हम लोग बात करने वाले हैं 9th प्लान के बारे में, जो कि 1997 से लेकर 2002 तक चला। इस प्लान के अंदर फ्रंट गवर्नमेंट का ये फोकस था कि सबको बराबर का अधिकार मिले, सबको सोशल जस्टिस मिले। 9th प्लान में फोकस प्रीडोमिनेंटली प्राइवेट सेक्टर पे किया गया। भारत के अंदर एक चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि चूँकि पहले के इकोनॉमीज़ में हमने ज़्यादा इकोनॉमी को नहीं खोला था, तो हमारे कंट्री में एफडीआई की जो संख्या थी वो काफ़ी कम थी। हालांकि हम लोग काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करते थे, लेकिन जब फॉरेन फर्म्स आपके कंट्री में इन्वेस्ट करती है तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमी में वो कॉन्फिडेंस दिखाती है। और इसके साथ ही जो प्रोडक्ट्स फिजिबल या वाइबल होते हैं पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर, वो भी आपके कंट्री में अवेलेबल होते हैं। ये काफ़ी एक बड़ा चेंज था, चूँकि हम लोगों को एक्सपोजर मिल रहा था इस दौर के अंदर। यहाँ पर एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि 9th प्लान के अंदर जो भारतीय थे उनका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर इस दौर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ किया। इसके साथ ही जो हमारे असाइन प्रायोरिटी थी उसके साथ एग्रीकल्चर और रूरल एम्प्लॉयमेंट, वहाँ पर भी हमने काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन हालांकि वहाँ पर थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा, चूँकि सरकार नहीं थी। और इसके साथ ही जो हमारा सोशल जस्टिस और इक्वलिटी की बात कही गई, वहाँ पर इंट्रोडक्शन की भी बात कही गई। यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इंटरेस्टिंगली एक चीज़ जो यहाँ पर हुई कि हमारा जो एफडीआई है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर गया इस दौर में, और जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा रही थी वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रही थी। इसका एक और डेटा मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि जो टारगेट ग्रोथ रेट रखी गई थी 9th प्लान के अंदर 6.5% की, उसकी एक्चुअल ग्रोथ रेट 5.4% रही कुछ कारणों के कारण। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 10th प्लान के बारे में, 2002 से लेकर 2007 तक जो चली। यहाँ पर गवर्नमेंट का मेन फोकस ये था कि जो मॉनिटरेबल टारगेट्स है उन्हीं को सेट किया जाए, और टारगेट का जो ग्रोथ रेट था उसे पहली बार कंट्री में 8% की जीडीपी ग्रोथ रेट रखी गई। आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि इस दौर के अंदर सबसे ज़्यादा जेंडर गैप जो होता है लिटरेसी में, यानी लड़का लड़की एक समान में जो पढ़ाई की जो अवधि होती है कि लड़का अगर पढ़ रहा है तो वो ग्रेजुएशन तक पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है तो 10वीं तक पढ़ रही है, तो ये जो गैप रहता है इस गैप को फुलफिल किया गया इस दौर में। साथ ही साथ इन्फेंट और मोर्टलिटी रेट को से घटाया गया। रीज़न इसका ये था कि मोर्टलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ती रहती है जब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती। इसमें भी इम्प्रूवमेंट और सुधार लाया गया हमारे कंट्री में। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो पीने के लायक पानी होता है, उसमें भी काफ़ी सुधार लाया गया इसी दौर के अंदर। इसके साथ ही जो हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है उसमें भी काफ़ी तेज़ी लाई गई। साथ ही साथ गवर्नेंस को भी काफ़ी ईज़ किया गया और ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया पब्लिक सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और साथ ही साथ पंचायती राज को भी वैल्यू मिलने लगी इस दौर के अंदर, और यहाँ पर इसे लेजिटिमेट कर दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि प्राइम फोकस अब सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं था या स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं था, अब ग्राउंड लेवल पर पंचायती जो राज था या पंचायत जो गवर्नमेंट थी वो भी चीज़ों को देखती थी, छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गाँवों में। इसके साथ ही ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट जो दिया गया वो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दिया गया, ताकि एक बैलेंस्ड ओपिनियन सबका लिया जा सके डेमोक्रेसी के अंदर। टारगेट ग्रोथ रेट जो हमने रखी थी दैट वाज अराउंड 8%, और एक्चुअल ग्रोथ रेट जो हमने अचीव करी दैट वाज 7.6%, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे 11th प्लान के बारे में, जो 2007 से लेकर 2012 तक चली। इस वक्त गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फोकस ये था, क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट जो उस समय थी, जो कि अक्सर आजकल चर्चों में रहती है, इनका फोकस ये था कि ये फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करेंगे और इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस करेंगे कि सबको साथ में लेके चलना। आज एक आइडिया बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ है, सबका साथ सबका विकास, तो इसकी बात यहीं पर कर दी गई थी। अब यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि भारत जो है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था इस दौर में 10th प्लान के अंत होने तक, और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्रीज़ में रैपिडली ग्रो कर रहे थे, और हम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंपटीशन दिए। हमारी जो कंपटीशन ग्लोबल मार्केट के अंदर कंट्री को थी, तो वहाँ पर हमने काफ़ी अच्छा कंपटीशन दिया, लेकिन सफिशिएंटली हमने ग्रोथ रेट उतनी अच्छी अचीव इसलिए नहीं करी क्योंकि कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, खासकर सोशली और इकोनॉमिकली।
SC ST के मसले हो रहे थे कंट्रीज़ के अंदर, साथ में माइनॉरिटी डिस्प्यूट हो रहे थे, पॉवर्टी माल न्यूट्रिशन के लेके काफ़ी ज़्यादा झगड़े हो रहे थे, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही थी कंट्रीज़ में। तो ये काफ़ी बुरा दौर रहा कंट्री के लिए सोशली। इकोनॉमिकली हमने जो टारगेट्स अचीव करे थे वो तो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन देश में एक अस्थिरता का माहौल था जिसके कारण ये सरकार ज़्यादा दिनों तक चल भी नहीं पाई। और नेक्स्ट टेन्योर में जब गवर्नमेंट आई तो 2014 में तो आपको पता है कि UPA की सरकार गई। इस प्लान के अंदर जो 11th प्लान में जो फोकस किया गया था, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्लान्स बनाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा कि हम लोग PPL हाउस होल्ड्स बनाएंगे, टेलीफोन का कनेक्शन जगह जगह पहुँचाएंगे, गाँव में बिजली की सुविधा होगी, साथ ही साथ हम लोग गैस मुहैया करवाएंगे। इसके साथ हम लोग GDP ग्रोथ रेट को बढ़ाएंगे जो कि 9 to 11% है। साथ में हम लोग तेंदुलकर फार्मूला पे चलेंगे। तेंदुलकर का फार्मूला बेसिकली होता यह है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी इकोनॉमी में 2 फॉर्मूलेशन से वो चलती है, या फिर तेंदुलकर किस तरीके से खेलते हैं कि पहले जो पावर प्ले होते हैं उसमें वो टिक कर खेलते हैं, उसके बाद वो ग्रोथ रेट करते हैं। तो इनका फोकस ये था कि पहले 5 ईयर प्लान के अंदर ये इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले और उसके बाद उनको एम्फेसाइज करके आगे बढ़े इकोनॉमी के अंदर। यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पता होनी चाहिए कि जो प्लानिंग कमीशन 2004-05 और 2009-10 में चला, उसमें काफ़ी डिक्लाइन आई थी GDP के अंदर। और ख़ासकर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 11th प्लान में जो 2007 से 2012 तक चली, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा सोशली, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी डिप भी करी थी। इसके साथ जो प्राइस स्टेबिलिटी का इशू था, खासकर इस समय मंदी का दौर भी चल रहा था 2008 में, और ग्लोबल क्राइसिस होने के कारण कंट्री में एक नकारात्मकता का माहौल था, तो इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे कम होने लगी। और साथ ही साथ जो बर्डन था दामों का, खासकर महंगाई का, वो देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा। इसके बाद जो 12th 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया 2012 से लेकर 2017 तक, इसमें भी सेम आइडिया को ही लाया गया, प्रीवियस जो चीज़ हुई थी इंक्लूसिव ग्रोथ की। और यहाँ पर एम्फेसाइज मेनली किया गया रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ पे किया गया, एजुकेशन के सेक्टर में कैसे बढ़ावा मिल सके, फ्री एजुकेशन कैसे जनरेट हो, हेल्थ केयर के सेक्टर में कैसे इंप्रूवमेंट हो, सर्विस डिलीवरी कैसे किया जाए, सेक्टरल पैटर्न ऑफ ग्रोथ हो, मतलब किसी एक सेक्टर पे ज़्यादा फोकस ना हो, हर सेक्टर पे बराबर का फोकस हो। इसके साथ पब्लिक सेक्टर के रिसोर्सेज को कैसे जनरेट करे कि जो सरकार के साथ भी काम करना चाहते हैं उन्हें भी अच्छी सर्विसेज मुहैया हो, तो इस पर भी फोकस किया गया। इस दौर में एक और चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी भी आई थी, क्योंकि 2012 के अंदर दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था जनरल पब्लिक को, जो कि कुछ दंगे भी हुए थे, खासकर रोहिंग्या का इशू इसी दौर से उठा था कंट्री के अंदर। इसके साथ ही इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा महसूस कर रहे थे हम लोग, क्योंकि जो प्लान्स मनमोहन सरकार पहले 2002 में लाई थी, 2007 में जो चल रही थी, उसमें एक फ्रेमवर्क चेंज होने की ज़रूरत थी, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन उसका सही से नहीं हो रहा था। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि प्लानिंग कमीशन जो है 2012 से लेकर 2017 तक जो बना, वो चेंज कब हुआ, नीति आयोग का फॉर्मुलेट हुआ। इसके साथ ही हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका नाम कब चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, और नीति आयोग के क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या इम्प्लीमेंटेशंस हैं। पॉलिसी कमीशन या प्लानिंग कमीशन की ही हिंदी है, जैसे हम नीति कहते हैं, उसी का आयोग बना हुआ है। ये बेसिकली 2015 में इसका नामकरण किया गया, जब नरेंद्र मोदी जी की NDA गवर्नमेंट बनी। प्लानिंग कमीशन के मॉडल को ही टॉप डाउन में फॉलो किया गया, लेकिन नाम जो है उसे बदल दिया गया। इसके अंदर जो कमेटी बनाई गई है वो स्टेट चीफ मिनिस्टर्स, साथ में चीफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरीज़ के हैं, इसके साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं अंडमान निकोबार के, साथ ही साथ एक वाइस चेयरमैन नॉमिनेटेड, जो सब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही किया जा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे कि नीति आयोग का फॉर्मुलेशन क्या है, इसके पीछे का आइडिया क्या है, और इससे जुड़ी क्या क्या प्लान्स बने हैं। नीति आयोग जो है एक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि इस मकसद से बनाया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के द्वारा, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में, और साथ ही साथ बॉटम अप का अप्रोच हो, यानी नीचे से फॉर्मूला अपडेट हो। हर इकोनॉमी में क्या होता है कि ऊपर से फॉर्मूला नीचे को जाता है कि सरकार कुछ करे तब जनता कुछ करे, लेकिन इस प्लान के अंदर क्या किया गया कि जनता जो चाहेगी या जो नीचे लेवल के लोग चाहेंगे, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट्स या कुछ भी, वो जो फॉर्मुलेट करेंगे अपने हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट उस तहत अपना काम करेगी। इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है
उनको रोल दिया गया है। जैसा कि आपने पहले वीडियोस में सुना होगा कि 90-10 का रेशियो था, जिसे अब 60-40 का रेशियो कर दिया है। साथ में 15 ईयर का रोड मैप बनाया गया है। 7 ईयर के विजन स्ट्रेटजी को लेकर चलने की बात की गई है और इसके तहत काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लाई गई हैं। खासकर अमृत मिशन को लाया गया है, डिजिटल इंडिया की बात कही गई है, अटल इनोवेशन मिशन की बात की गई है, मेडिकल सेक्टर में मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात की गई है, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की बात की गई है। उसके बाद लैंड लीजिंग लॉस को कैसे कम किया जाए, साथ में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स कैसे बनाए जाए कंट्री के अंदर, हेल्थ सेक्टर में कैसे इंप्रूवमेंट हो, एजुकेशन सेक्टर में कैसे इंप्रूवमेंट हो, चीफ मिनिस्टर के सब ग्रुप कैसे कैसे किया जाए, सेंट्रल अप्रूव्ड जो स्कीम्स होती है उनको कैसे ग्राउंड लेवल पर लाया जाए, साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन को कैसे बनाया जाए, स्किल डेवलपमेंट पर कैसे ध्यान दिया जाए, टास्क फोर्सेस को जो एग्रीकल्चर में रहती है उन्हें कैसे ठीक किया जाए, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के बारे में भी लेक्चर सीरीज उसको बताया गया है। साथ में किस तरीके से गवर्नमेंट को स्टार्टअप सेक्टर को फंडिंग करनी, इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। अब यहाँ पर जो इंडियन प्लानिंग कमीशन है, इसका मेन मकसद क्या है और ये रिजोल्यूशन किस तरीके से मैच करता है 1950 के रिजोल्यूशन से। 1950s में जो असेसमेंट बनाया गया था इंडियन प्लानिंग कमीशन के द्वारा, जो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर किया गया था, उसमें बताया गया था कि प्लानिंग कमीशन का जो मेन उद्देश्य है, उसमें से सबसे मेन उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ कि एक असेसमेंट बनाना, कितने ह्यूमन रिसोर्सेज कंट्री में है, उसको उसके अनुसार काम देना, उसकी अहमियत देना, उससे वही काम करवाना, साथ ही साथ ये इन्वेस्टिगेट भी करना जो हमारे रिलेटेड रिसोर्सेज है उससे, उसको हम किस तरीके से नेशंस के रिक्वायरमेंट में ला सके। यानी मान लीजिए आपके पास एक स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड लोग हैं, उसे आप अपने फर्म के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बात की गई थी, जो काफ़ी सिमिलर है नीति आयोग से। और ये आइडिया लगभग उसी से सेम है, सिर्फ नाम चेंज किया दिया गया है। सेकेंड जो पॉलिसी लाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज़ टू फॉर्मुलेट ए प्लान फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज। यानी कि एक ऐसा प्लान बनाया जाए जो इफेक्टिव भी हो, साथ में रिसोर्सेज को भी बचा के चले और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के चक्कर में रिसोर्सेज की बर्बादी ना हो। इसके साथ ही स्टेजेस की प्रायोरिटी दी गई है, यानी एक काम फ्रेमवर्क में एक बैक नहीं होता है, उसमें स्टेप्स लगते हैं, उसमें प्रोसेसिंग होती है। जैसे किसी भी स्टार्टअप में पहले सीडिंग होती है, फिर जर्मिनेशन होती है, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी आती है और उसके बाद फिर वो एक लेवल तक पहुंचता है स्टार्टअप। तो इसी तरीके से ये जो प्लान्स है, इसकी भी इसी तरीके से एलोकेशन की गई है कि ये स्टेजेस के थ्रू कंप्लीट हो। इस स्टेज में रिसोर्सेज की जैसी एलोकेशन हो, उस तरीके से ये कंप्लीट हो। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट जब फॉर्मुलेट होता है तो उसकी एक ढांचा होता है, ढांचा कंप्लीट करते वो स्टेज 1 में गया तो अलग फंडिंग मिलेगी उसकी, स्टेज 2 में गया तो अलग फंडिंग मिलेगी, स्टेज 3 में गया तो अलग तरीके की फंडिंग मिलेगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके अगले पॉइंट की, जो कि निकल कर सामने ये आ रहा है कि कौन से फैक्टर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम आ सकते हैं, रोड़ा बन सकते हैं। इसकी भी जांच गवर्नमेंट इसी नीति आयोग के कारण इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें रखी गई है, ताकि पता ये चले कि कौन से फैक्टर्स इकोनॉमिक बाधा डाल रहे हैं। इसके बाद जो पॉइंट निकल कर सामने आता है कि कंडीशंस को भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने की बात कही गई है कि सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोई भी कंडीशन हो, उस सिचुएशन में सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो सके इकोनॉमिक प्लान्स का। 5 ईयर प्लान जो कि इकोनॉमी बेस्ड होती है और ये रुकना नहीं चाहिए कंट्री में कोई भी सोशियो पॉलिटिकल मुद्दा हो या चेंज हो, ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। इसके साथ ही जो मशीनरी यूज़ होती है इंडस्ट्रीज़ में, उसको मुहैया करने की बात की गई है और सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो मशीनरीज़ की भी हर स्टेज के अंदर, ताकि जो भी सेक्टर में जिस भी मशीनरी की दरकार हो, जैसे अगर किसी ट्रांसपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ में गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है या फिर एजुकेशन के सेक्टर में टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे सही जगह पर सही रिसोर्सेज को लगवाया जाए और इम्प्लीमेंटेशन को हर स्टेज में हर एस्पेक्ट में चेक किया जाए। इसके साथ ही टाइम टू टाइम इसके स्टेजेस को, इसके डेवलपमेंट को कितना दूर तक ये एग्जीक्यूट हुआ है, इसकी भी जांच पड़ताल गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ये भी रिकमेंड कर रही है कि टाइम टू टाइम जो नेसेसरी फैसिलिटीज़ दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स को या वो जो पंचायती गवर्नमेंट है या इसके साथ ही जो लोकल म्यूनिसिपल कमीशन है, जो भी उनके अंडर काम कर रहे हैं, उनके आला अधिकारियों की जांच करें और टाइम टू टाइम इवेल्युएट करें कि कहाँ तक हम लोग पहुँचे और कहाँ तक चीज़ें इंप्लीमेंट हुई। इसके साथ ही नेसेसरी एक्शंस भी रिकमेंड किए गए हैं कि अगर कोई इम्प्लीमेंट सही से नहीं कर रहा है तो उसको भी कैसे ठीक किया जाए। साथ ही साथ जो करंट पॉलिसीज़ है वो टाइम टू टाइम बदले भी, ये नहीं कि अगर फ्रेमवर्क हमने 5 साल का बना दिया कि हम 5 साल ऐसे ही चलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कोई क्राइसिस या कुछ भी होता है, इकोनॉमी के अंदर डिप आ रही है, तो हम समय के अनुसार अपने पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ करंट पॉलिसीज़ को भी ला सकते हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। और स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है वो कमीशन को रिपोर्ट कर सकती है। साथ ही साथ यही ऑब्जेक्टिव्स इसमें रखे गए हैं। अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन है 2017 से 2020 तक का लेटेस्ट जो 3 ईयर का नीति आयोग के अंदर प्लान आया है, जिसका मेन फोकस यही रखा गया है रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट, जहां पर बहुत सारी चीज़ों की बात की गई है। उस गवर्नमेंट के 3 सालों के जो प्लान है उसमें क्या क्या चीज़ों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आउटलुक में आप देख सकते हैं कि 3 ईयर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बात की गई है कि किस परिप्रेक्ष्य में रेवेन्यू कलेक्शन होगा, किस परिप्रेक्ष्य में एक्सपेंडिचर होगा उस फंड का। साथ ही साथ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है मेजर सेक्टर्स में, खासकर एग्रीकल्चरल, फिर उसके बाद फार्मर इनकम्स के बारे में, ट्रेड, इंडस्ट्री, सर्विसेज में भी। रीजनल डेवलपमेंट की भी बात की गई है। डेवलपमेंट को रीजन के अंदर बांटा गया है। अर्बन डेवलपमेंट अलग तरीके से होगी, रूरल डेवलपमेंट अलग तरीके से होगी और रीजनल डेवलपमेंट अलग तरीके से होगी। साथ ही साथ जो ग्रोथ इनेबलर्स हैं, खासकर ये सेक्टर्स जो ग्रोथ के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो कि किसी भी कंट्री इकोनॉमी को 10 सालों के अंदर काफ़ी दूर ले जा सकता है, उसमें इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को, डिजिटल कनेक्टिविटी को, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को, एनर्जी को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, और गवर्नेंस के अंदर इन्होंने ई गवर्नेंस की बात कही है, टैक्सेशन पॉलिसीज़ को मॉडिफाई करने की बात कही है, एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा ईज करने की बात की है, साथ में प्रो कंपटीशन पॉलिसीज़ लाने की बात की है ताकि कंपटीशन मार्केट में घटे। इसके साथ ही जो सोशल सेक्टर्स है, खासकर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट या फिर हेल्थ, उनको भी बढ़ावा देने की बात कही गई है और सस्टेनेबिलिटी को भी बढ़ावा देने की बात की गई है। इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट के अंदर भी काफ़ी काम करने की बात की गई है। वाटर रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करने की भी बात की गई है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।